सेल्फ नीरजा सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जनन की परिभाषा तथा जनन के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे तथा इनके विभिन्न प्रकार कौन से हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की परिभाषा देख लेते हैं। अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें नया जीव एकल जनक से बनता है। क्योंकि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है तो इसमें युग्मक जनन या हम कह सकते हैं जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि गैमेट नहीं बनते हैं। इस प्रकार का जो जनन है अलैंगिक जनन, ये एक कोश की जीव में भी देखा जाता है और बहुकोश की जीव में भी देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः क्या होता है कि जनक जीव या तो विभाजित हो जाएगा या फिर जनक जीव के शरीर का कोई भी हिस्सा ये नए जीव को बनाने के लिए अलग हो जाता है। इस प्रजनन में जनक की कुछ कोशिकाएं ये समसूत्री विभाजन करती हैं और जिससे कि एक या एक से अधिक नए जीव की उत्पत्ति या निर्माण हो सके। यहाँ समसूत्री विभाजन होगा तो बनने वाली जो भी संतान होगी वे बिल्कुल हूबहू अपने जनक के समान होगी, जिसे हम क्लोन शब्द के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब हम अलैंगिक जनन के विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे या इनके प्रकार कौन कौन से हैं। जीव कितने प्रकार से अलैंगिक जनन कर सकते हैं, तो यहाँ मुख्यतः 6 प्रकार दे रखे हैं। पहला है विखंडन या फिशन, दूसरा है मुकुलन यानी कि बडिंग, तीसरा प्रकार है बीजाणु का बनना यानी स्पोर फॉर्मेशन या हम इसे बीजाणु जनन भी कहते हैं। चौथा है पुनर्जनन या इसे हम पुनरुद्भवन रीजेनरेशन के नाम से जानते हैं। पांचवा है खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। सिक्स्थ कायिक प्रवर्धन या हम इसे कायिक जनन भी कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहले हम विखंडन को पढ़ेंगे। विखंडन यानी कि फिशन, इसका अर्थ होता है कि शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। तो विखंडन में एक कोश की जीव ये नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं, यानी कई हिस्सों में बंट जाते हैं। तो मुख्य रूप से विखंडन जो विधि है ये प्रोटोजोआ के सदस्यों में या जीवाणु या बैक्टीरिया इनके जीवों में देखी जा सकती है। ये जीव जो हैं ये विखंडन विधि द्वारा ही जनन करते हैं। तो विखंडन भी है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिशन, नाम से ही समझ में आ रहा है। द्विखंडन यानी जीव का शरीर बराबर से 2 भागों में बंट जाए। द्विखंडन यानी 2 भागों में। तो द्विखंडन में एकल जनक जो होता है वो पूरी तरह से विकसित जब हो जाता है तो किसी खास बिंदु पर पहुंचकर ये 2 भागों में बंट जाता है। साधारण शब्दों में जीव का शरीर वो बराबर से 2 भागों में बंट जाए तो इस विधि को हम द्विखंडन या बाइनरी फिशन कहेंगे। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जो जनक कोशिका होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो 2 संततियों का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो जो नए जीव, इस तरह से 2 नए जीवों का जन्म हो जाता है जब पुरानी जनक कोशिका से। द्विखंडन विधि की जो प्रक्रिया से गुजरने वाली एक कोश की जीवों के उदाहरण मुख्य रूप से आपके अमीबा, पैरामीशियम और लेशमैनिया, ये जो तीनों उदाहरण दे रखे हैं ये आपके प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं। ये तीनों जंतु हैं और ये सभी एक कोश की जीव हैं। ये द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। विखंडन विधि की दूसरी विधि है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसे देख लीजिए। अमीबा में द्विखंडन, यहाँ पे अमीबा का शरीर और ये बीच में इसका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले केंद्रक में खिंचाव उत्पन्न होता है और ये बराबर से 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस ये 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद अमीबा का जो शरीर है ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है। तो एक केंद्रक इस वाली संतान में चला जाता है और दूसरा इस संतति में। तो इस तरह से एक जनक से अंत में 2 विखंडन की दूसरी विधि बहुविखंडन है, जिसे हम मल्टीपल फिशन भी कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है, बहुविखंडन का अर्थ है कि जीव का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाए और उनसे कई सारी संतानें उत्पन्न हो। बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिका ये कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाती है। ऐसा तब होगा जब एक कोश की जीव ये अपने आसपास यानी कुछ विपरीत परिस्थितियों में ये अपने आसपास एक मोटी भित्ति का निर्माण करता है जिसे हम पुटी या सिस्ट कहते हैं।
इस पुटी के भीतर जीव का नाभिक यानी कि इसका केंद्रक ये कई हिस्सों में बढ़ जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो पुटी यानी कि ये जो बाहर की भित्ति होती है जिसे हम सिस्ट कह रहे हैं, ये टूट जाती है और इसके भीतर कई संतति कोशिकाएं या डॉटर सेल्स जो हैं ये मुक्त हो जाती है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया फैलाने वाला परजीवी। ठीक है, यह बहुविखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। इसके चित्र से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ये प्लाज्मोडियम है, इसका केंद्रक ये कई भागों में टूट जाता है। यह विधि ये विपरीत परिस्थितियों में अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव का केंद्रक कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये बाहर की जो पुटी होती है जिसे हम सिस्ट कह रहे हैं, सिस्ट यानी कि ये पुटी, ठीक है, ये टूट जाती है और इसके अंदर जितने भी संतति जीव होते हैं ये मुक्त हो जाते हैं। तो ये आपकी प्लाज्मोडियम में देखी जाती है। ये भी प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, ठीक है, जंतु है जो रोग फैलाता है। अगला देखिए मुकुलन, इसे हम कहते हैं बडिंग। ठीक है, तो मुकुलन शब्द जो है इसमें आपका शब्द इस्तेमाल होता है मुकुल यानी कि अंकुर या बड हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है छोटा पौधा। तो मुकुलन विधि में एक छोटा सा अंकुर यानी कि एक छोटा सा मुकुल या बड निकलता है जीव के शरीर के ऊपर या हम कह सकते हैं अंदर भी। इस चीज़ पे निर्भर करता है कि मुकुलन आंतरिक है या बाहरी। ठीक है, तो और समय आने पर यही मुकुल, यही अंकुर या बड है, ये नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, ये मुख्य जीव के शरीर से, जनक शरीर से अलग हो जाता है और ये अलग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो मुकुलन विधि से अलैंगिक प्रजनन हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। हाइड्रा जो है ये सिलिंट्रेटा संघ का सदस्य है, ये एक जंतु है हाइड्रा। और यीस्ट जो है ये एक कोशिकीय फफूंद है यानी कि फंजाई है। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हाइड्रा है जो कि जंतु है, ये इसके स्पर्शक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि मुकुलन यहाँ पे हुआ है, आपको दिख रहा है एक छोटी मुकुल या हम इसे अंकुर कहते हैं या उभार के रूप में ये रचना बनती है जिसे हम मुकुल कह रहे हैं, बड कह रहे हैं। और जैसे ये एक निश्चित सीमा तक वृद्धि करती है और अपने मुख्य जनक शरीर से अलग हो जाती है और एक नई संतान की उत्पत्ति करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जनक कोशिका, ये यीस्ट की जनक कोशिका है। यीस्ट यानी कि हम कहते हैं इसे खमीर। ठीक है, ये एक कोश की कवक है और यहाँ पर इसके शरीर में भी इस प्रकार से उभार बनता है जिसे हम मुकुल, बड या अंगूर कहते हैं। ठीक है, इसे हम कलिका भी कहते हैं। और ये क्या होती है, मुख्य शरीर से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है और अलग होकर के नए संतान का निर्माण करती है। अगली विधि देखते हैं, बीजाणु निर्माण या हम इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु यानी स्पोर का बनना। तो बीजाणु का निर्माण ये जो है ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में देखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में मुख्यतः ये जो प्रक्रिया होती है ये पौधों में देखी जाती है, यानी स्पोर फॉर्मेशन, वहाँ बीजाणु बनते हैं। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी को हम स्पोरेंजियम या बीजाणु धानी भी कहते हैं, यानी बीजाणु को धारण करने वाली रचना को हम बीजाणु पेटी कहें, स्पोर केस कहें या स्पोरेंजियम कहें। ठीक है, इसमें सैकड़ों की संख्या में प्रजनन इकाइयाँ पैदा होती हैं जिसे हम बीजाणु या स्पोर कहते हैं। तो ये किसके अंदर बनता है, स्पोर केस के अंदर स्पोरेंजियम कह सकते हैं या बीजाणु धानी के अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये एक कोशिकीय होते हैं और जब यह पौधे की बीजाणु पेटी फट जाती है एक निश्चित अवस्था में, यानी एक अनुकूल परिस्थिति में ये फट जाती है और हवा में, जमीन पे, भोजन, मिट्टी इत्यादि कई जगहों पर ये बिखर जाते हैं और वहाँ पे उग करके या अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये है आपके बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन की विधि। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, राइजोपस, म्यूकर, ये दोनों फफूंद है, फंजाई। ठीक है, ये इसे हम स्पोर केस कह रहे हैं, यानी कि बीजाणु पेटी। ये जो गोल रचना इसके सिरे पे बनी है इसे हम स्पोरेंजियम, बीजाणु धानी कह रहे हैं। इसके अंदर
करोड़ों की संख्या में बीजाणु यानी स्पोर बनते हैं और जैसे ही ये फट जाता है ये हवा में और विभिन्न स्थानों पर स्पोर चले जाते हैं और एक अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अंकुरित हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा इनको तापमान मिलता है, नमी मिलती है तो ये इजीली अंकुरित हो जाते हैं और इस प्रकार से नए जीव का संतान का निर्माण करते हैं। अगली विधि देखिए, पुनर्जनन। पुनर्जनन को हम पुनरुद्भवन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका पुनर्जनन या पुनरुद्भवन या रीजनरेशन जो है, इस विधि में जीव का शरीर जो है वो कई टुकड़ों में कहीं से भी कट फट जाता है, यानी इस प्रक्रिया में जनक का शरीर कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा जो है वो पुनर्जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्से से ये पूरी तरह से नया जीव बना लेते हैं। यानी शरीर का अगर मुख्य शरीर जो है वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाए, टूट जाए, कट फट जाए तो हर हिस्से से एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, इसी क्षमता को हम पुनर्जनन की क्षमता, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन पावर कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी जीव का शरीर पुनर्जनन से गुजरता है या वहाँ पे कट होता है तो कटे हुए शरीर के हिस्से में कोशिकाएं बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करती हैं और धीरे धीरे एक गोलक यानी कि एक बॉल जैसी संरचना बना लेती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचती हैं, अलग अलग हिस्सों में जा कर के अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो पुनर्जनन जो है ये पौधों और जंतुओं दोनों में देखा जा सकता है। आप जंतु में हाइड्रा इसका उदाहरण है, प्लेनेरिया भी जंतु में है और इनमें इसमें काफ़ी अच्छी पुनर्जनन की क्षमता होती है। एक उदाहरण और भी है, स्टार फिश जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तारा मछली, इनमें भी पुनर्जनन की अच्छी क्षमता देखी जा सकती है। अगला देखते हैं, ये आपका डायग्राम है, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया का शरीर ये कई हिस्सों से अगर कट जाए तो प्रत्येक हिस्सा जो है ये विकसित होकर नए जीव को बना देता है। इस क्षमता को हम पुनर्जनन की क्षमता या पुनरुद्भवन कहते हैं। अगली विधि है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। खंडन जो है ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है, या चाहे वो पौधा हो या जंतु। तो इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव ये परिपक्व यानी मैच्योर होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा जो है ये विकसित होकर के नया जीव बना लेता है। इसका अच्छा उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, ये शैवाल है, इसका डायग्राम यहाँ दे रखा है, जो कि एक पौधा है, और समुद्री एनीमोन ये जंतु है, सी एनीमोन जिसे हम कहते हैं, ये एक जंतु है जो कि एक समुद्री जीव है। ये खंडन विधि द्वारा यानी खंडन विधि द्वारा ये क्या होता है, इनका शरीर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो है ये विकसित होकर नया जीव बनाता है। ध्यान रखिए कि खंडन विधि जो है ये बहुकोशिकीय जीवों में ही पाई जाएगी। अगला है अलैंगिक जनन की सबसे अंतिम विधि, जो कि विशिष्ट रूप से पौधों में पाई जाती है। इसे हम कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः पौधे बीजों के द्वारा ही क्या करते हैं, जनन करते हैं, लेकिन बीजों के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से अगर नया पौधा बन जाए तब हम इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधे के हिस्से जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गई या पत्ती, इनसे नए पौधे को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने पौधे में निष्क्रिय स्थिति में मौजूद जो भी अंकुर होते हैं वे एक अनुकूल परिस्थिति आने पर यानी उचित तापमान मिलने पर और नमी मिलने पर ये नए पौधे का निर्माण करते हैं और विकसित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 विधियाँ अलैंगिक जनन की मुख्य रूप से विधियाँ हैं। कायिक प्रवर्धन को हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।